नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों आज मैं एक अलग वीडियो लेके आया हूँ 10 बातें प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% सफलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उन 10 बातों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सरकारी नौकरियों हेतु, उनमें 100% आपको सफलता दिलाएंगे दोस्तों। क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता जो है सीखी जा सकती है अनुभव से, और वो अनुभव ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे पास है। और मैं इस अनुभव के बेस पे आपको वो 10 बातें बताना चाहूँगा जो आपको परीक्षा में 100% सफलता दिला सकती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पहली बात से शुरू करते हैं दोस्तों। तो अपने जीवन को 3 भागों में बांटें दोस्तों। एक हम कई बार सोचते हैं कि स्कूल टाइम में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ आए तो जो है हम इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे अपने अपने एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न जो है वो रीज़न है अपनी समय सारणी सही से निर्धारित नहीं कर पाना। दोस्तों स्कूल में क्या होता था कि एक टाइम होता था कि चलो 7 बजे स्कूल लगेगा या 9-10 बजे लगेगा, और जब भी स्कूल लगता था तो हम तुरंत जो है उस बेस पे हम लोग पूरा अपना होमवर्क वगैरह करके जाते थे, पूरा अपनी तैयारी वगैरह के चलो सर आज ये पूछेंगे वो पूछेंगे मैम ये पूछेंगी, तो उस बेस पे हम तैयारी करके जाते थे, होमवर्क चेक होगा होमवर्क करके जाते थे। तो पूरे अपडेट रहते थे और हर दिन का नया कुछ ना कुछ पढ़ते थे, क्योंकि कम से कम 5 से 6 9 सब्जेक्ट्स होते थे। तो उन सभी को हम लोग पढ़ते थे और 5-6 तो इम्पोर्टेंट होते ही थे, हिंदी हो गया, अंग्रेज़ी, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत, ठीक है। तो जो है अपने इतने 3 भाषा के सब्जेक्ट हो गए, 3 दूसरे हो गए। तो ऐसे करके काफ़ी जो है एक वैरायटी भी होती थी स्टडी में, और वो हम बहुत, क्योंकि एक बच्चे जो होते हैं उनका काम क्या होता है, ये पढ़ना ही काम होता है। तो उस बेस पे हम कभी कई बार टीचर की डांट के डर से, कई बार मारपीट भी थोड़ी बहुत टीचर करते थे, तो उस डर से भी जो है हम लोग अच्छे से पढ़ के जाते थे। तो हमारा पूरा एक लाइफ में रोटेशन सिस्टम बना हुआ रहता था कि हमें आज ये पढ़ना, आज ये तैयारी करनी है, आज जो है ये होमवर्क करना है, ये क्लास वर्क करना है। तो सब कुछ टोटली अपना जो हम स्कूल में 6 से 8 घंटे हम लोग बिताते थे तो वो तो होता ही था, लेकिन घर पे भी 3-4 घंटे होमवर्क वगैरह कर लेते थे, तो वो भी पढ़ पढ़ के देख देख के लिखते थे। तो फिर थोड़ा याद भी करने को कई बार टीचर कहते थे, तो उस बेस पे अपनी एक अच्छी सी तैयारी होती चली जाती थी। तो कई बच्चे ऐसे थे जो 80-90-95% स्कूल बनाते, लेकिन आगे आगे वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अपने जीवन को सही से मैनेज नहीं कर पाते। कि जैसे हम स्कूल से फ्री होते हैं एकदम से कि चलो यार अब तो कॉलेज लाइफ है, अब तो क्या आराम से करेंगे, और वहीं हम मेन गलती कर बैठते हैं। वो जो हम 1 2 या 3 साल जैसे लोग बीए बीएससी बीकॉम करते हैं तो उसमें थोड़ा ढीला होके बैठ जाते हैं और वहीं पे वो गलती करते हैं। उन 3 सालों में जो लोग अपने मेन जो फ्यूचर, वो जो आईएएस आईपीएस जो भी एक तैयारी करना चाहते हैं, वो अगर 3 साल वो करें तो सच में उनका इतना अच्छा बेस बनता है ना, कि जब भी वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो दूसरों से 3 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस करके बैठेंगे। तो दोस्तों अपने जीवन को 3 जो है भागों में बांट दो, 8-8 घंटों के 3 पीरियड बना दो। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और 8 घंटे दूसरे बाकी बचे सारे काम करने हैं। फ्रेश भी होना है, नहाना धोना है, कहीं आना जाना है, या फिर ऐसे फालतू बैठ के फ़ोन पे टाइम पास करना है, वो सारा उस 8 घंटे में आप सेट कर लो। 24 घंटे के दिन, माफ़ कीजिएगा, दिन और रात होते हैं। 24 घंटे के 12 घंटों का दिन, 12 घंटों की रात, उसमें से आप 8 घंटे नींद के निकाल लो फुल। सर्दियां हैं, 8 घंटे फुल नींद की निकाल लो, जो बहुत सर्दी वाला टाइम हो कि 10 से लगा के आप सुबह 6 बजे तक रख लो 8 घंटे। तो ये सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो आराम से रज़ाई में घुस के सो जाओ, ठीक है। और उसके बाद जो 8 घंटे अगले बचते हैं 16 घंटे, उसमें से 8 घंटे आपको स्टडी को देने हैं और 8 घंटे देने दूसरे कामों को। अगर आप चाहो तो 3-4 घंटे लगातार स्टडी कर लो, बाकी थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हो, नहीं तो फिर 2-2 घंटे की पीरियड बना लो। 2-2 घंटे के 4 पीरियड बना लोगे तो 8 घंटे हो जाएंगे। बाकी जो समय है उसमें आप खाना खा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, नहा धो सकते हो, आपका जो भी है। अगर किसी के पास माफ़ कीजिएगा, अभी थोड़ी अलग ही बात इसमें कर लेंगे, गर्लफ्रेंड है किसी के पास, किसी के पास वाइफ है, तो वो उनको भी आप समय दे सकते हो। तो अपने जीवन को आप 3 भागों में से बांट लीजिए। तो सबसे पहले यही काम कीजिए, इससे आपकी क्या है, लाइफ मैनेज हो जाएगी। और 21 दिन आपको ऐसे करना है। जब आप 21 दिन ऐसा कर जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्ती करो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ज़बरदस्ती पढ़ो, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा ज़बरदस्ती करो। 21 दिन आपकी आदत मेंटेन हो गई ना, फिर आप पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई आपको याद करेगी कि यार मुझे थोड़ा देख लो, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का मन मतलब ये है कि अगर आपका शरीर अच्छा है तो फिर दिमाग भी अच्छा होगा।
अब शरीर अच्छा करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले पौष्टिक खाना खाना है। देखो दोस्तों, एक साथ बहुत ज़्यादा खाने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके 3 या 4 बार खाया जाए। सुबह हल्का नाश्ता कर लो, फिर 10-11 बजे भोजन कर लो, फिर रात का तो है ही। तो ऐसे करके आप दिन में 3 टाइम खाएं और सुबह अच्छे से व्यायाम जरूर करें। जैसे मैंने बताया कि 8 घंटे में सारे काम हैं, उसमें आपका एक कम से कम मैं बताऊं तो 50 या 60 मिनट का लगभग 1 घंटे का व्यायाम भी होना चाहिए। व्यायाम बहुत प्रकार के होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके जिम ही ज्वाइन कर लो, बिल्कुल ये तो कहना बेईमानी हो जाएगी। अगर आप जिम, मतलब आपको पहलवान थोड़ी बनाना है, ठीक है। अब शारीरिक फिटनेस कोई 6 पैक एब में नहीं होती, 8 पैक एब में नहीं होती। शारीरिक फिटनेस कोई आप रेसलिंग करने के लिए तैयार हो जाओ, कुश्ती के लिए, तो वो नहीं होती। शारीरिक फिटनेस बाबा रामदेव की भी है, उनके कोई 6 पैक एब नहीं है, लेकिन वो पूरा कुश्ती कर सकते हैं। तो आप इससे समझते हैं कि स्वस्थ तन का मतलब यही है कि आप अच्छा खाएं, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 टाइम खाएं, तो उससे आपका थोड़ा फैट नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा देखो, अब खाने में भी एक थोड़ा सा मीडियम रहना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कम खाएंगे तो भूख लगेगी, पढ़ाई मन नहीं लगेगा। ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, तो भी पढ़ाई मन नहीं लगेगा। तो क्या किया जाए, थोड़ा सा मीडियम खाइए। अगर गेहूं की आप 3 चपाती खाते हैं तो 2 खाइए, क्योंकि अगर आप 1 खाओगे तो भूखे रह जाओगे, 3 खाओगे तो आलस आने लगेगा। तो क्या कि 2 खाइए, थोड़ा सा मीडियम रहिए। इससे क्या है कि आपकी जो है ईटिंग जो हैबिट्स है वो अच्छी हो जाएंगी, और उसी से आपका थोड़ा सा जो फिटनेस भी बढ़ जाएगी। सुबह एक्सरसाइज भी करोगे, जैसे मैंने बताया 50-60 मिनट 1 घंटा आप कीजिए, जिससे क्या है कि आपका शरीर भी फिट हो जाएगा। और बाकी 7 घंटे तो है ही पूरा लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो उसी स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास करता है। अगर शरीर फिट नहीं होगा, कभी कुछ दुख रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है, तो फिर तो नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहोगे, बैठोगे पढ़ने, रीढ़ की हड्डी दुखेगी, झुक के बैठोगे तो नींद आएगी। तो ये भी काफ़ी समस्याएं रहती हैं। शुरुआत में होगा ऐसा, आप थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, थका थका सा महसूस करोगे, मन नहीं लगे। लेकिन जैसे जैसे आप 21 दिनों का टारगेट कंप्लीट करते जाओगे, मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी बॉडी भी पालोगे, और इसी के साथ साथ आप पालोगे एक अच्छा मन, जिसमें सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। देखो अब दोस्तों, अगला जो पॉइंट है अपना, वो है लचीला और कठोर का सामंजस्य। अब ये आपको टाइम टेबल बनाना है, लचीला भी हो कठोर भी हो। मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा ही नहीं बनाना कि आप टाइम टेबल तोड़ते ही जाओ, 8 घंटे का टारगेट रखो, पढ़ो 2 घंटे, ये भी नहीं होना चाहिए। और इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है, मॉम डैड कह रहे हैं भाई ये काम कर ले, और आप कर ही नहीं रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो न तो बहुत ज़्यादा लचीला हो, न बहुत ज़्यादा कठोर हो, एक मीडियम हो, सामंजस्य हो लचीले और कठोर का, तो वो सही रहता है। थोड़ा सा आपको ज़रूरत पड़ी, थोड़ा तो 1-2 घंटे स्ट्रेच भी कर सकते हो, 8 के 6 भी कर सकते हो। और इतना भी बिल्कुल लचीला नहीं हो कि 8 के 2 ही कर लो। और थोड़ा सा ऐसे कठोरता भी होनी चाहिए, कभी आप 8 के 10 भी कर पाओ, तो वो एक मेंटेन कर पाओगे अपने जीवन का 1/3 भाग अपनी स्टडी को दे पाना। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निरंतरता बहुत आवश्यक है। तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है। रेगुलरिटी दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम जोश जोश में कि चलो आज तो बस ये मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आज तो हमने बस पूरा गुरुजनों का सारा आशीर्वाद ही पा लिया है, तो हम पढ़ते हैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लिए। दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा सो लिए, थोड़ा ज़्यादा खा लिए, थोड़ा ज़्यादा फ्री घूम लिए कि चलो यार कल तो मैं डबल पढ़ लिया था, ऑलमोस्ट 8 घंटे का टारगेट था, मैं 14 घंटे पढ़ लिया, तो डबल पढ़ लिया लगभग। तो आज क्या करूं, घूमता हूं। उस चक्कर में बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि निरंतरता, रेगुलरिटी जो है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। देखो आज लोग विराट कोहली को क्यों एक तरीके से दूसरा सचिन तेंदुलकर कहते हैं, दूसरों को क्यों नहीं कहते? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एक मैच में तो 150 बना देंगे, दूसरे मैच में उनसे 30 भी नहीं बनेंगे। लेकिन विराट कोहली कंसिस्टेंट, मतलब जो ये बोलते हैं ना 50 की एवरेज क्रिकेट में किसकी होती है, जो बहुत अच्छा लगातार अच्छा खेलते हैं। धोनी की क्यों है, लगातार अच्छा खेलते हैं। तो वैसे ही स्टडी पे भी ये रूल लागू होता है कंसिस्टेंसी वाला, जिसमें आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों अब देखो, अगर आप घर के बहुत मेन पर्सन हो या फिर कहीं काम पे जाते हो, तो उसमें आपको जो है, जैसे सपोज आप 8 घंटे काम पे चले जाते हो, तो पीछे 8 घंटे बचे, उसमें से 2-2 घंटे ही दो आप। तो बाकी लोग अगर जो पूरा 10 घंटे दे के सफल हो रहे हैं, तो आप वो 1 साल में अगर हो रहे हैं तो आपको 2 साल लगेंगे, लेकिन आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई होगी थोड़ा थोड़ा कर करके। तो अगर आप काम करते हो, अगर काम नहीं करते हो और कोई एक कभी कभी आपका काम रहता है, जैसे कहीं आना जाना हो गया, तो उस बेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि आप अगर कभी कहीं आए गए, तो आप 8 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन थोड़ा 10 पढ़ लो, तीसरे दिन 10 पढ़ लो, तो बराबर हो जाएगा। तो ये है, अगर आपको, मेरे एक परम मित्र ने मुझे बताया था कि आपको अगर दिन का 1 घंटा भी मिलता है, पूरे दिन आप कोई और काम में लगे रहे, बहुत ज़रूरी काम आप कैंसिल कर ही नहीं सकते, तो भी आपको अगर 1 घंटा मिलता है, अगर आधा घंटा मिलता है, तो वो भी स्टडी में लगा दो, फ्री आधा घंटा तो मिलेगा ना, इतनी लंबी चौड़ी ज़िंदगी है।
तो वहाँ आप आधा घंटा भी उसको फ्री मत जाने दोगे यार, अब तो आधे घंटे में क्या पढ़ लेंगे, लेकिन वो भी पढ़ो। उससे आपकी क्या रेगुलरिटी मेंटेन होती चली जाएगी, कंसिस्टेंसी आपकी जो है होती चली जाएगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप उस स्टडी से जो भी आप पढ़ रहे हो उससे आप पूरा जुड़ा हुआ महसूस करोगे, और जिससे आप आउट ऑफ कोर्स नहीं जाओगे कि अब तो यार कल मैंने क्या पढ़ा मैं तो भूल गया, वो समस्याएं जो है ख़त्म हो जाएंगी। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, लक्ष्य का होना बड़ा जरूरी है। अब देखो टारगेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे यूं ही बैठ के चलोगे यार चलो किसी भी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, आज रेलवे की कर रहे हैं, कल किसी 4th ग्रेड की कर रहे हैं, परसों टीचर की कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस की कर रहे हैं, कभी आर्मी की, पता नहीं क्या क्या, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे आप 12th पास करो, यूं तो बचपन से हर किसी का कोई लक्ष्य होता है, लेकिन बचपन वाले लक्ष्य जब युवावस्था तक आते आते कहीं गुम से हो जाते हैं, क्योंकि हम अलग कैरियर चुन लेते हैं, अपना एक हिस्ट्री जो है वो अलग हो जाती है। लेकिन आपका 12th के बाद टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे वो बनना है, उस क्षेत्र में जाना। देखो IAS बनने वाला बंदा RAS बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, राज्य और देश का फ़र्क है। 1st ग्रेड बनने वाला बंदा 3rd ग्रेड बन जाएगा, लेक्चरर बनने वाला बंदा जो है वो सीनियर टीचर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही प्रोफेशन है, ठीक है। तो उसमें सेम प्रोफेशन होता है तो मोस्टली सिलेबस भी सेम है, तो उनका एक वो लक्ष्य सही जगह टिकता है। वरना हम क्या बनना तो कुछ और चाह रहे हैं और लोग हमें मॉम डैड कुछ और बना रहे हैं, किताबें किसी और चीज़ की पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अर्जुन को वो जैसे वो आँख दिख रही थी ना निशाना लगाते टाइम, तो वो लक्ष्य इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसे मुझे रीट की तैयारी करनी है तो टीचर बनना है, तो सबसे पहले रीट की ही तैयारी करनी है, पहले मास्टर लगूंगा, फिर 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की तैयारी करूंगा। तो ये लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी, लक्ष्य के बिना ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स है ही नहीं कि हमें तो ये बनना है, तो हम उसके लिए उतनी मेहनत भी नहीं कर पाते उस शिद्दत के साथ। अगली बिंदु की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, पाठ्यक्रम प्रत्यक्ष रखें। अब दोस्तों जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम मीन सिलेबस आप जानते हो, सिलेबस जो है वो आपके सामने होना चाहिए। आप चाहे मोबाइल में देखो, चाहे अपने PC पे देखो, दीवार पे चिपका दो, लिख दो, कुछ भी करो, पाठ्यक्रम सामने होगा। उसका ये फायदा होगा, अपने ऊपर वो दोनों काम करे, एक थोड़ा हल्का सा प्रेशर भी बनाएगा और हल्का सा हमें आज़ादी भी देगा कि यार चलो हम ये काम कर सकते हैं। देखो हल्का प्रेशर क्यों बनाएगा कि लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम होगा, यार ये तो पढ़ा है मेरा, ये तो काम मुझे करना है, ये तो मेरा बाकी है, ऐसे सोच के हम पढ़ेंगे। और थोड़ा सा उसमें जो है ये तो होगी प्रेशर, और उसमें थोड़ा सा आपके लिए अच्छा ये रहता है कि यार लक्ष्य सामने रहता है कि चलो यार आधा तो मैंने सिलेबस क्लियर कर दिया, मतलब आधा तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो ये एक मन में जो है सकारात्मक बिंदु भी बनाता है। तो सिलेबस आपका आपके सामने होना चाहिए, और सिलेबस का हर एक बिंदु आपको कहाँ से पढ़ना है, मोस्टली ट्राई करें कि ऑथेंटिक किताबों से ही पढ़ें, क्योंकि वहीं से प्रश्न आते हैं। देखो अब दोस्तों बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है एग्ज़ाम की मेरिट पे, तो मेरिट आपके हाथ की बात नहीं है, आपके हाथ की बात है, आपके जो वो कहते हैं ना विश्वास में है चीज़, वो है क्या है, मेहनत करना। तो आप मेहनत कीजिए, और मेहनत तो अब देखो ऐसे यूं ही खुलेआम तो कोई मेहनत होती नहीं है, मेहनत होती है हमेशा एक लक्ष्य लेके, और जो लक्ष्य है वो आपका, मैंने जैसे अभी बताया कि लक्ष्य जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और बिना लक्ष्य की कोई मेहनत की हुई काम नहीं आती। तो लक्ष्य कहाँ क्लियर करोगे, पाठ्यक्रम होगा तभी तो क्लियर करोगे, तो पाठ्यक्रम आपका सामने होना चाहिए। अगला बिंदु दोस्तों, समय सारणी बनाएं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि लचीली सारणी, बहुत ज़्यादा लचीली ना हो कि आप बिल्कुल उसका पालन ना करो, और इतनी कठोर भी समय सारणी ना हो, आपका टाइम टेबल इतना कठोर ही ना हो कि आप 1 मिनट भी नहीं दे पाओ किसी को, ये नहीं होना चाहिए। तो समय सारणी जरूर बनाएं कि यार मेरे अभी 3 महीने बचे हैं, या 4 महीने बचे हैं, या 6 महीने बचे हैं। अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है तो आप ऐसे ही नॉर्मली सिलेबस को लेके आप अपने 2-4 दिन, जैसे मैंने बताया ना कि कम से कम 21 दिन आप ट्राई करके देखो कि मैं रोज़ 8-8 10-10 घंटे पढ़ता हूँ तो कितने दिन में मेरा सिलेबस कवर होता है। ये तो तब जब एग्ज़ाम की तारीख नहीं आई। कई बार लोग पूछते हैं कि सर तारीख नहीं है एग्ज़ाम की डेट नहीं है, तो हम तैयारी करें कैसे, अपनी तैयारी को जो है प्रॉपर मेंटेन कैसे करें। तो उसका मैंने कहा 21 दिन आप जो है 8-8 घंटे के हिसाब से पढ़ के देख लीजिए, 21 दिन में आप कितना सिलेबस कवर करते हैं, उस हिसाब से आप आगे हिसाब लगा लीजिए कि मुझे इतना समय लगेगा। और उस समय तक अगर देखो कोई वैकेंसी आई तो आज जो है वैकेंसी आ गई, कल एग्ज़ाम करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये तो कोई तानाशाही नहीं चल रही। एग्ज़ाम होगा उसकी पहले वैकेंसी या नोटिफिकेशन आती है, उसके और उसके बीच में कम से कम 60 दिन 90 दिन 100 दिन 2-3 महीने का फ़र्क रहता है। तो डेफिनेटली आप 21 दिन का ये ट्रायल कर लोगे अपने ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा कोर्स जो है सिलेबस जो है कितने समय में पूरा होने वाला है। तब अगर आप जो है जो अनुमान आपका बन रहा है कि 21 दिन में मेरा इतना जो है कोर्स पूरा हुआ है, सिलेबस पूरा हो गया, तो आगे इतने समय मेरा पूरा होगा। उसमें अगर भर्ती आ गई तो बहुत अच्छी बात, आप चल ही रहे हो, लाइन पे हो। सपोज नहीं आती है उसमें, तो आप रिवाइज करने का समय मिल जाएगा। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो समय सारणी हमेशा ऐसी आपको बनानी है।
अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पुनर्दृष्टि हेतु समय। देखो जैसे मैंने अभी बताया कि रिवाइज हेतु समय बहुत ज़रूरी है। मेरे खुद का लाइफ का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब मैंने एक ही चीज़ को 1 या 2 बार पढ़ा है तो उतना मुझे अच्छे से याद नहीं हुआ, जबकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था और जब मेरे कई कंपटीशन एग्जाम ऐसे भी रहे जिसमें मैंने उन चीज़ों को कम से कम 3 बार, आप याद रखिए 3 का ये भी रूल याद रखिए कि 3 बार कम से कम आप देखते हो तो डेफिनेटली आपको उसका 80% ऑफ पोर्शन याद हो जाता है। अब यहाँ पे पूरी चीज़ें तो लिखने के तो आना नहीं है आपके मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में, सारे वो IAS RS मैन वाले नहीं हैं, तो उसमें आपको क्या है कि मेनली उसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो याद हो जाता है। अगर आप उससे ज़्यादा रिवाइज कर पाओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हो तो कम से कम 3 बार तो आपको करना ही करना है, 1 बार से होता कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 21 दिनों का जादू। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी जो अपनी अच्छी आदत है उसको जो है अच्छी आदत को मेंटेन करने के लिए 21 दिन चाहिए, और कोई भी बुरी आदत को छोड़ना है तो इस 21 दिन वो चीज़ नहीं करनी है। तो ये 21 दिनों का जो जादू बहुत ज़रूरी है, तो 21 दिन का आप रूल याद रखिए। कोई भी अगर आपको 8-8 घंटे पढ़ने का नियम बनाना, 21 दिन आप ऐसा करके देखिए, नहीं लग रहा मन, ऐसी किताब लेके बैठो, बस उसमें ध्यान होना चाहिए, फ़ोन ऑफ होना चाहिए, बस एक ही चीज़, मॉम डैड का फ़ोन आएगा और किसी का नहीं है, ये हो तब जाके कंपटीशन एग्जाम में तैयारी होती भाई साहब। तो ये 21 दिन का जादू आपका है, तो वो होना चाहिए। अगर आपको कोई आदत, बुरी आदत छोड़नी है तो 21 दिन खुद पे काबू रख लो, ज़बरदस्ती कैसे ही बस, लेकिन वो 21 दिन होंगे तब जाके आदत छूटेगी। और ये खुद रूल जो है मैंने ऐसे सुन के नहीं लिखा है, एक्चुअल में मैंने खुद पे इस रूल को जो है लागू भी किया है काफ़ी बार। अगर आपको कई बार लोग कहते हैं कि यार साहब जल्दी नहीं उठ पाते, जल्दी उठने कुछ बताइए, तो उसका भी रीज़न यही है कि आप 21 दिन का रूल है, इसको फॉलो करो। 21 दिन ज़बरदस्ती उठो सुबह 4 बजे, बस 4 बजे उठना है, उठ के गेम ही खेलूंगा बस, और कुछ नहीं, मेरे से होता ही कुछ नहीं। किताब लेके बैठूंगा, आधी नींद आएगी, सो जाऊंगा किताब पे, सो जाओ ना, क्या प्रॉब्लम, लेकिन 4 बजे उठना ही है, बस अपनी रजाई छोड़ देनी है 4 बजे। ये होगा तब जाके आपकी आदत पड़ जाएगी कि हाँ मैं जो है उठ सकता हूँ 4 बजे। और तब आप जो, मैंने जैसे कई लोग, मैं क्या कहता हूँ, मैं खैर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लोग बड़े ऐसे बहुत बहुत अनुभवी लोग कहते हैं कि अगर आप सुबह की जो है ये 4 से 7 की 3 घंटे की पढ़ाई कर लो तो बाद की 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर ये वर्क करती है। तो डेफिनेटली यार आपको इस पर काम करना चाहिए। और अंतिम बिंदु दोस्तों, सोशल मीडिया से दूरियां आप बनाए रखिए। अब देखो सोशल मीडिया से दूरियां क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पे लोग होते हैं फालतू जानकारियाँ लेके। मैं ऐसा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, पिछले ही साल की बात है, यही दिन थे, नवंबर दिसंबर की बात है, उस समय जो है आंदोलन चल रहा था, फर्स्ट ग्रेड जो अभी भर्ती जिसका अभी मेन रिजल्ट्स आने शुरू हुए उसको लेकर आंदोलन चल रहे थे। कई लड़कियां टंकियों पे भी चढ़ी, कईयों ने वो, बहुत सारे नाटक हुए उस टाइम। तो कई सारे बच्चों ने क्या किया कि ऐसे ही यूट्यूब पर वगैरह हर जगह फर्जी खबरें का, अब तो बस कराई एग्ज़ाम आगे, डोटासरा जी ने दिया आदेश, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया हुआ थंबनेल में कि मुख्यमंत्री जी ने दिया आदेश, ठीक है। और वो एक बाबा जी, मीणा जी, जो कि राज्यसभा सांसद है, किरोड़ीमल जी, अगर मैं उनका नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो, किरोड़ी लाल जी मीणा, उन्होंने, वो भी साथ में थे बच्चों के, काफ़ी आंदोलन में रहे। तो लोगों ने, सभी ने ये सोच लिया कि अब तो एग्ज़ाम जाएगा आगे। तो इस चक्कर में क्या, मोस्टली लोगों ने तैयारी नहीं की, और जब उन्होंने तैयारी नहीं की तो एग्ज़ाम, देखो सरकार को तो, सरकार के तो वो कहते हैं ना, पर्सनल उनकी इच्छा पे निर्भर है कि कब एग्ज़ाम करवाना है। तो उन्होंने एग्ज़ाम की घोषणा कर दी आनन फानन में, और 3000 पद निकाल लिए, जिसका अभी तो कोई अता पता ही नहीं फर्स्ट ग्रेड का। तो दोस्तों ऐसे करके सरकार ने अपने ऊपर से, तो वो कहते हैं ना, अपने पाले से गेंद तो वापस फेंक दी कि चलो भाई अब तुम जानो और फर्स्ट ग्रेड जाना है। तो इस चक्कर में आधे लोग तो आए नहीं, लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 5 या 6 लाख लोग, लगभग आधे लोग आए, आधे लोग 50% लोग वहाँ आए नहीं, तो 50% अटेंडेंस हुई, और अभी 40% वाले लोग लेक्चरर लग रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ये सोशल मीडिया कितना भारी पड़ता है। और ये सबसे बड़ी सीख है, जिन जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी स्कूल लेक्चरर की पिछले साल, उनको तो पक्का सोशल मीडिया से नफरत हो गई होगी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर कोई भर्ती का कुछ है या क्या है, कोई भी एक वेबसाइट, कोई भी एक चैनल, कोई भी एक वेब, मतलब जो है अपने ऐप जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पे ही भरोसा रखिए कि हाँ भाई ये मुझे सही सूचना देता। मैं अपना नहीं कह रहा कि आप एजुट्यूबर देव को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप कोई भी एक विश्वसनीय चैनल, कोई भी विश्वसनीय ऐप या विश्वसनीय वेबसाइट उसको देख लीजिए, या फिर ऑफिशियली भी RPSC की वेबसाइट होती है उसको देख लीजिए, बस उसी पे यकीन रखिए, उसको ही चेक करिए, दिन में एक नहीं 3 बार कर लो, पर उसको ही करना है, सोशल मीडिया के चक्कर में पढ़ना नहीं है। रिजल्ट आएगा तो भी उसी को चेक करना है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो भी उसी को ही चेक करना है। ऐसी 2-3 और वेबसाइट भी हैं, कर्मचारी चयन आयोग की भी है, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी है,
तो दोस्तों उसी के बेस पे आपको आगे बढ़ना है, बाकी फर्जी खबरों पे यकीन नहीं करना। लोग व्यूज़ के लिए बनाते हैं, लोग चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए बनाते हैं ऐसी फर्जी चीज़ें। हर टाइप पे मिल जाएगी। कॉलेज लेक्चरशिप के एग्ज़ाम की हुई घोषणा, इतने सारे आए पद, गहलोत जी ने पद की डबल, बहुत सारी फेक न्यूज़ आएंगी। उनका काम है कमेंट्स रखते हैं वो बंद, नहीं तो लोग देंगे उनको गालियाँ। तो ये काम होता है। तो इन सब से बचने के लिए जो है आपको क्या करना है, फ़ोन को कम से कम यूज़ करना है। डाटा पैक भी ऐसा ही कराओ कि रोज़ की 1 GB हो या उससे कम हो तो अच्छा है, क्योंकि जितनी कम होगी उतना हम अच्छे से जो इसको यूज़ करेंगे। और वैसे भी मैंने जो 8 घंटे बताए उसमें तो काफ़ी सारा समय निकलता ही है। आप क्या करोगे, आधा घंटा खाना खा लोगे, फ्रेश होने का आधा घंटा लगा लो, 1 घंटा यार किसी और चीज़ घूमने एक्सरसाइज का लगा लो, जैसे मैंने योग वगैरह बताया वो लगा लो, आधा घंटा यार, फिर भी 4 घंटे तो ले दे के फिर भी बचते हैं आपके फ़ोन पे टाइम पास के लिए। तो वहाँ आप अच्छी मूवी देख लो, अच्छे अच्छे गाने सुन लो, वो चीज़ें करो बजाय कि ये फेक न्यूज़ पढ़ने के। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करके चलोगे तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। और सफलता कभी भी, याद रखिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही चांस में सफल होते हैं, सभी को समय लगता है। तो हम सोचते हैं यार हमने तो 10 ही पॉइंट पालन कर दिए या फिर हमने तो सारा ही सब कुछ सीख लिया, फिर भी हम नहीं हो रहे। तो समय लगता है, हर चीज़ को एक समय लगता है, उस समय के बाद ही वो चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, समय दिया और एंड तक देखा, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।